तो रेकी में हमारे कंप्लीट हुआ था। उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है रेकी का और उसका ओरिजिन क्या है? एक बार हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे कि हमने समझा था कि ओरिजिन तो देखा जाए तो बेसिकली इंडिया से ही है, भारत से ही है। बट बाद में अ, भारत से होते हुए ये पहले हमारे वेदास में है ऑलरेडी। वेदास के बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी और जो उनके डिसाइपल्स थे, उनको हेल्दी रखने के लिए उनको इस विद्या को सिखाया था, जिससे कि वो जंगल जंगल जब घूमते हैं तो वो अपने आप को हेल्दी रख सके, या अगर उनको कोई डिसीजेज होता है तो वो उसको खुद ब खुद अपने आप खुद से हील कर सकें। ऐसे होते हुए ये नॉलेज तिब्बत, चीन और फिर जापान पहुंचा। माइक म्यूट कर लीजिए रोशनी जी। हाँ, तो ऐसे तिब्बत, चीन और फिर जापान पहुंचा ये नॉलेज जो है। बट तब तक इतने टाइम के बाद में, महात्मा बुद्ध के बाद का जो टाइम भी था, उसमें ये जो विद्या थी ये पूरी तरह से सब भूल गए थे इस चीज़ को। किसी को वो एक टाइम फेज़ निकल चुका था एक्चुअली, किसी को भी नहीं पता था। फिर जो जस्ट अ मिनट, जो हमारे फिर उसके बाद जापान में, जैसे कि हमको पता है डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने इस पे काम किया, जिनको इसका जिस पे इन्होंने सबसे जिसने इस पे इस विद्या पे सबसे ज़्यादा काम किया, डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि जापान में एक कोर्टो शहर में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रिंसिपल थे। और वो प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल वो उस कॉलेज में बाइबल पढ़ाते थे, क्रिश्चियन कॉलेज में। तो ये उनका स्टार्टिंग, जब तक ये विद्या किसी को भी नहीं मालूम थी, जापान ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, बट कोई इसको अप्लाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे। उस टाइम की बात है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो कि एक क्रिश्चियन कॉलेज में बाइबल को पढ़ाया करते थे, तो वो बहुत आध्यात्मिक जैसे थे, काफ़ी आध्यात्मिक थे। जब आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ रेकी में इनके बारे में लिखिए तो आपका आंसर अच्छा होगा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो बाइबल पढ़ा रहे थे तो उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ। उन्होंने पूछा, आप जो बाइबल पढ़ाते हैं क्या आपको लगता है कि ये बाइबल सच है, और जो कुछ बाइबल में बोला गया है वो सब ईश्वर ने बोला है? तो उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तो इसमें, मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि बाइबल ईश्वर ने जो बताया है वही बाइबल में लिखा हुआ है। तो उन स्टूडेंट ने पूछा कि जब आप कह रहे हो कि बाइबल अगर सत्य है और ये ईश्वर के दिया हुआ ज्ञान है, तो इसमें जो एक विद्या लिखी हुई है, इसमें लिखा है कि जो यीशु थे, वो अपने डिसाइपल्स को, अपने फॉलोअर्स को इसके थ्रू हील करते थे, मतलब स्पर्श चिकित्सा से, टच थेरेपी से वो अपने डिसाइपल्स को के जो डिसीजेज होते थे, रोगियों को, पेशेंट को वो हील करते थे। तो क्या ऐसा सच में है? और उस बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि कोई अगर इसका अच्छे से प्रैक्टिस करे, कोई इसका अच्छे से समझ ले इस विद्या को, तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो रोगियों को, पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। तो क्या ये बात सच है? तो उन्होंने बोला, हाँ सच है। तो बोले, कहाँ है? उन स्टूडेंट्स ने बोला, कहाँ है विद्या? हमको तो नहीं देखने मिलती है आज के टाइम में। कौन इसको अप्लाई करता है? कैसे किसी को टच करने से कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? आप मानते हो? ये जस्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये बात ने उनको इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपना वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया और उसके बाद में वो इसी की खोज में लग गए कि ऐसी कोई टेक्निक है, ऐसी कोई ट्रीटमेंट की टेक्निक है जिसके थ्रू केवल टच करके बीमारियों को ठीक किया जा सके, केवल स्पर्श के द्वारा बॉडी को टच करके उनके इंटरनल डिसीजेस को तक ठीक किया जा सके। क्या ऐसा सचमुच है? तो जो बाइबल में लिखा है वो खोजने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए और उसको रीडिस्कवर करने के लिए वो उसी काम में लग गए। आगे के काफ़ी साल उन्होंने उसी के सर्च में निकाल दिए कि वो काफ़ी टाइम तक इधर-उधर घूमते रहे, काफ़ी सारे ग्रंथ को पढ़ते रहे। जैसे कि हमको पता चला कि महात्मा बुद्ध ने भी अपने जो लोटस सूत्र थी, उनका जो बुक है लोटस सूत्र, उसमें इसके बारे में बताया है। वेदों में इसके बारे में बताया है, स्पर्श चिकित्सा के बारे में, और बाइबल में भी लिखा हुआ मिला उनको। तो उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े, जितना उनसे पॉसिबल हो सका उन्होंने उतनी भाषाएँ सीखी, उतने सारे लैंग्वेजेज़ उन्होंने सीखे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये स्पर्श चिकित्सा
रेकी तो इन्होंने नाम दिया बाद में, इसको पहले अलग-अलग दूसरे नामों से जाना जाता था कि एक टच थेरेपी होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ सीखे, संस्कृत सीखा जिससे कि वो अपने इंडिया के, भारत के ग्रंथों को पढ़ सकें। उन्होंने चाइनीज़ सीखी जिससे कि वो उन ग्रंथों को पढ़ सकें और वो काफ़ी टाइम तक महात्मा बुद्ध के जो अ बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहे, कि उनको शायद उस चीज़ का पता होगा क्योंकि वो तो महात्मा बुद्ध को फ़ॉलो करते हैं, तो उनकी जो विद्या है ज़रूर उनको आती होगी, बट इतना भी कोई प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन उनको नहीं मिला और वो काफ़ी टाइम तक सर्च करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो ऐसा ऐसे करते-करते काफ़ी टाइम उनको चला गया। उसके बाद बौद्ध मठ में रहने के बाद वहाँ पे जो महंत वगैरह होते हैं ना, उनको भी उन्होंने पूछा बट उनको भी उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था। पर उनको पता था कि महात्मा बुद्ध इसके थ्रू अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको ट्रीटमेंट करते थे, रोगियों का ट्रीटमेंट करते थे। तो कहीं न कहीं ये विद्या तो है, बट मुझे उनकी जो लोटस सूत्र उन्होंने बुक पढ़ी, लोटस सूत्र को उन्होंने बहुत बार पढ़ा, पर उसके अंदर जो कोड लैंग्वेज थी, उसके अंदर जो संकेत या कोड यूज़ किए गए थे, उनको वो समझ नहीं पा रहे थे। वो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इनका मीनिंग क्या है और इस वजह से वो इस विद्या पे काम नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आखिर में जब वो थक गए, सारे ग्रंथों को पढ़ते-पढ़ते एक दिन वो थक गए। उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि छोड़ देता हूँ मैं, मतलब मुझे इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। लेकिन इतने सारे ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते उनको एक बात पता चली कि जितने भी महात्मा थे जैसे कि बुद्ध थे, महावीर थे, यीशु थे, इन सब ने एक चीज़ कॉमन थी कि वो ध्यान और एकांत में रहते थे और उसकी वजह से उनको अ, एक ऐसा डिवाइन नॉलेज मिला था जो हम लोग पर्सन के पास, किसी के पास नहीं है, उन्हीं के पास होता है जो कि एकांत में बहुत टाइम बिताते हैं, जो बहुत ध्यान करते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अंदर आत्मा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ऐसे महात्माओं को वो ज्ञान तभी मिला जब उन्होंने एकांत, उपवास और बहुत ज़्यादा ध्यान किया था। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो उन्होंने उपवास किया, बहुत इतना कठिन उपवास किया, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने ध्यान किया, वो अकेले रहे, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ और 21st डे उनको एक अलग-सी चीज़ फ़ील हुई। 20 दिन तक बिना कुछ खाए-पिए रहने की वजह से वो बहुत वीक हो गए थे, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और उनको लग रहा था कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन 21st डे मतलब उनकी बॉडी तो काफ़ी वीक हो गई थी, लेकिन उनके अंदर एक फिर भी एक होप थी और 21वें दिन एकदम अचानक से एक मिरेकल सा हुआ और ऐसे बोलते हैं कि इस तरह से हुआ उनके साथ में एक एक लाइट जैसी उनको दिखी, एक लाइट के जैसी उन एक पहाड़ी पे चले गए थे एक्चुअली, वो जो शहर था ना, वहाँ से वो चले गए थे पहाड़ी के ऊपर, क्वेटो शहर था, क्वेटो शहर। वहाँ से दूर एक पहाड़ी थी, वहाँ पे जाके वो तपस्या कर रहे थे 20 दिन तक। 20 दिन कुछ भी नहीं हुआ, 21st डे उनकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो उनको ऐसे फ़ील हुआ एक लाइट, एक एनर्जी उनके दोनों आईब्रोज़ के सेंटर में उसने आके जस्ट वहाँ टकराई वो एनर्जी और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए, वो बेहोश हो गए, उनको कुछ नहीं पता। वो एनर्जी को फ़ील करने के बाद में अपने दोनों आईब्रोज़ के बीच में उनको कुछ याद नहीं रहा और वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए। जब उनको होश आया तो जो उनकी बॉडी वीक हुई थी 20 दिनों में, वैसा कोई भी वीकनेस अब उनको फ़ील नहीं हो रहा था। उनको काफ़ी हेल्दी और अपनी बॉडी में एक एनर्जी फ़ील हो रही थी। उनको उसका रीज़न समझ में नहीं आया क्योंकि तब जस्ट उनको होश आया था और उनको नहीं पता कि उनके अंदर क्या चेंजेज़ हो गए। उसके बाद जब वो वहाँ से थोड़ा टाइम चला गया, थोड़े कुछ घंटों के बाद में, उन्होंने फ़ील किया, जब उन्होंने अपने हाथों को इधर जहाँ पे जैसे उनको पेन था, वीकनेस थी, तो उनकी बॉडी का वो पार्ट पूरी तरह से अब एकदम हेल्दी लग रहा था, वहाँ कोई पेन अब नहीं था। तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि मुझ में कुछ अब डिवाइन एनर्जी है और वो जो और कुछ माइंड में उनको ऐसे बबल्स टाइप के ऐसा दिखे उनको सपने में, तो वो उनका मीनिंग और कुछ कलर्स दिखे, जिनका वो इतने टाइम से जो ग्रंथ पढ़ रहे थे, जो लोटस सूत्र पढ़ रहे थे, उस उन वर्ड का वो मीनिंग नहीं निकाल पा रहे थे। तो उनको लगा कि वो कुछ रिलेटेड हैं, जो मुझे जो सपनों में दिख रहा है वो और वो कुछ कनेक्शन है और धीरे-धीरे उनको अपने आप वो विद्या समझ में आई, जो कि इतनी बार पढ़ने के बाद कोई टेक्निक उनको नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे किसी पेशेंट को ट्रीट करूँ। जैसे कि हमको एक टेक्निक तो पता होनी चाहिए ना कि हम अगर किसी को हील करना है,
तो हमको उसको क्या मेडिसिन देनी है, तो हम कहीं बुक में पढ़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। हमको कैसे पता कौन सी जड़ी बूटी किस डिसीज पे काम करती है, हम कहीं पढ़ के ही तो पता लगाएंगे। बट उन्होंने इतना पढ़ा, इतना सारा पढ़ा, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 21st डे जो मेरेकल उनके साथ में हुआ, उसके बाद उनको वो लोटस सूत्र के सारे सिंबल्स, सारे साइन लैंग्वेज जो थी, एक कोड लैंग्वेज थी, वो सब उनको समझ में आ गई और उनको पता चल गया कि मुझे अपने हाथों से मेरी मेरी बॉडी में एक डिवाइन एनर्जी है, ऐसा उनको फील हुआ। और मैं इससे दूसरों को ही अपने आप को मैं हील कर सकता हूँ, ये उनको समझ आया, क्योंकि उनके हाथ पैर बॉडी में कहीं कोई पेन नहीं था, उनको बॉडी में कहीं वीकनेस नहीं लग रही थी, तो वो समझ गए कि मेरे अंदर अब एक अलग एनर्जी है जो मेरे इस साधना से, वो जो उन्हें 21st डे तक साधना की थी, उससे मुझे मिली है। तो इस तरीके से आप उनकी हिस्ट्री को ओरिजिन लिख सकते हैं, और यहाँ से उन्होंने उसको रेकी नाम दिया, और जिस पे आज तक रेकी के जो सब ट्रीटमेंट्स उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या तो भारत में पहले से थी, पर क्या हुआ था, वो लुप्त हो गई थी। जो वेदों में लिखा है वो उसको काफ़ी टाइम हो चुका था, फिर महात्मा बुद्ध ने सिखाया, उस चीज़ को भी काफ़ी टाइम होने के बाद में इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया, इसलिए इनको फाउंडर बोला जाता है रेकी का, डॉक्टर मिकाओ उसुई को। तो ये चीज़ आप अपने रेकी के इंट्रोडक्शन में, ओरिजिन में लिख सकते हो। अब जो डॉक्टर मिकाओ उसुई थे, उन्होंने बताया, जब उन्होंने लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, मतलब उनको पता तो चल ही गया था कि मेरे हाथ में कुछ एक डिवाइन पावर मुझे फ़ील होती है, मुझे बॉडी में भी एक एनर्जी सी फ़ील होती है, और जब मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। किसी पर्सन को टच करूँ तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसको पेन होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने इसका यूज़ जो है अच्छे कामों के लिए करना शुरू किया, जैसे कि पेशेंट्स हैं तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर धीरे-धीरे उनको एक चीज़ पता चली कि जो पेशेंट एक बार आया था वो मेरे पास दोबारा आ रहा है, फिर से आ रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? बिकॉज़ वो जो उनकी बॉडी में एनर्जी है, वो उसको पूरी तरह से अवॉइड कर रहा है। वो सिर्फ़ मेरे पास आता है, ट्रीटमेंट लेके चले जाता है, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर से आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को हेल्दी रखूँ, अपने मन को हेल्दी रखूँ, अपने माइंड को हेल्दी रखूँ, जिससे मेरे को फिज़िकल डिसीज़ हो ही नहीं। तो ऐसा वो उन्होंने मतलब ये चीज़ें कुछ सीखी ट्रीटमेंट के दौरान, कि मुझे इन चीज़ों पे देखना है कि उनकी आत्मा तक को हील करना है, उनके मन को हील करना है। जैसे किसी को, समझिए डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, उन्होंने रेकी देके उसको ठीक करने की कोशिश की, थोड़े टाइम के बाद वो फिर से स्ट्रेस में है, तो उनका कहना था कि क्यों ना रूट कॉज़ को फिक्स किया जाए, ना कि जस्ट रेकी देके उस पर्सन को तब के लिए रिलीफ दिलवाया जाए। तो ऐसा उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के दौरान कुछ-कुछ चीज़ें लोगों से, पेशेंट से, रोगियों से सीखा। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल्स बनाने की ज़रूरत यहीं पड़ी, क्योंकि अगर किसी को भी, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी रेकी दी जा रही है, तो उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं समझेगी। अगर कोई भी चार्ज उसके लिए नहीं किया जा रहा है, एक कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो ऐसी भी चीज़ जब को हमको कुछ ऐसे बिना माँगे कुछ मिल जाए तो हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो उनका कहना था कि इस तरीके से उस विद्या का अपमान नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे, 5 प्रिंसिपल्स। उनमें था, 1 सेकंड स्लाइड, हाँ। 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए। पहला तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना है, दूसरी बात जिसको ज़रूरत नहीं है उसको रेकी नहीं देना है, जिसको उसकी वैल्यू ना हो, बिकॉज़ वो उसको रिस्पेक्ट ना करे, इस तरीके से उस विद्या का अपमान नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 5 जो मेन प्रिंसिपल्स थे, उनमें पहला मतलब उस सीक्वेंस ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब आज के दिन में मैं जो कुदरत है, जो नेचर है, उसकी कृपा का आभार मानूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, आज के लिए मैं किसी बात की कोई चिंता नहीं करूंगा, करूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर, केवल आज के लिए मैं कोई क्रोध, गुस्सा, एंगर नहीं करूंगा, करूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना जो भी काम है वो मैं ईमानदारी से करूंगा या करूंगी। और फिफ्थ है, जस्ट फॉर टुडे आई विल शो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी लिविंग थिंग्स, जो भी मेरे आज के दिन में हर जीव को मैं प्रेम और रिस्पेक्ट करूंगी, आदर करूंगी। इस तरह के 5 नियम उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए जिस पे रेकी काम करता है।
इनकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर हम गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं या हम किसी काम को ऑनेस्टली नहीं करते, उसमें हमारे मन में चीटिंग की, हमारे मन में धोखेबाज़ी की अगर भावना रहती है या हम किसी काम कोई हमारे लिए कुछ कर दे, तो अगर हमारे मन में उनके लिए ग्रैटिट्यूड ना हो, ठीक है? तो अगर इस तरह की चीज़ें ना हो या हमारे मन में इस प्रकृति की चीज़ों के प्रति रिस्पेक्ट ना हो, तो हमारे बॉडी में कोई पॉज़िटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। हमको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा, हमको हर चीज़ के लिए जॉयफुल और खुश होना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी में जो डिवाइन एनर्जी है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनके बिना रेकी काम नहीं करेगा। लेवल्स जी कैसे हमारी बॉडी पे तीनों लेवल पे काम करता है, ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसका जो कुछ मेन कंसेप्ट है रेकी में, तो अट्यूनमेंट क्या होता है, ये इसको बाकी जो थेरेपीज है उससे अलग बनाता है। अट्यूनमेंट एक चीज होती है, एक कंसेप्ट है कि उसका टर्म है रेकी का। तो यहाँ तक जहाँ अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ऑलमोस्ट हमने कल डिस्कस किया था, बट उसको थोड़ा डिटेल में हमने आज फिर से पढ़ा। अब आएंगे नया कंसेप्ट रेकी में अट्यूनमेंट, जो कि इसको बाकी थेरेपी से अलग बनाता है। अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट्स आर द वेरी कोर ऑफ द उसुई मेथड ऑफ नेचुरल हीलिंग। ये एक टाइप का नेचुरल हीलिंग है, और जो अट्यूनमेंट्स है उसके थ्रू एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। वॉट मेक्स उसुई सिस्टम यूनिक इज द अट्यूनमेंट प्रोसेस। सारी थेरेपी से ये यूनिक है क्योंकि अट्यूनमेंट किसी और थेरेपी में नहीं होता। इसको हिंदी में शक्तिपात बोला जाता है। रेकी मास्टर के द्वारा दी जाने वाली एक पावरफुल टेक्निक है अट्यूनमेंट, जिसमें अगर हमको सीखना है, अगर मैं पार्टिसिपेंट हूँ, अगर मुझे वो चीज़ सीखनी है, तो मुझे रेकी मास्टर से पहले अट्यूनमेंट करवाना पड़ेगा, मतलब उससे मुझे उस पावरफुल टेक्निक को सीखना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जब मुझे या आपको किसी को भी सीखना है, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे हम में, कि हमारे बॉडी के जो ऊर्जा के केंद्र हैं, जिनको हम चक्रास के नाम से जानते हैं या जिनको हम एनर्जी सेंटर के नाम से जानते हैं, वो और उसके अलावा हमारी बॉडी का ऑरा, दोनों को हम समझेंगे अभी, चक्रास क्या है और ऑरा क्या है। उन दोनों को हम क्या करते हैं, उनके फील्ड को, उनमें काफ़ी एनर्जी होती है। हमारा ऑरा और हमारा बॉडी में जो चक्रास हैं, उनके अंदर ही हमारी बॉडी की सारी शक्तियाँ, सारी पावर, सारी एनर्जी छिपी हुई है। तो वो रेकी मास्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, उन एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको एक्टिवेट करवाते हैं। तो ये होता है अट्यूनमेंट। और इसके थ्रू इमीडिएटली एक्टिवेट होकर शरीर के माध्यम से, जैसे ही वो रेकी मास्टर के थ्रू हम अपना अट्यूनमेंट करवाएंगे, मतलब अपने ऑरा और अपने चक्रास को हम एक्टिवेट करवाएंगे, वैसे ही वो एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो होने लगेगी बहुत अच्छे से। और हमारे चक्रा से सहस्त्रार और अनाहत चक्रा से, सहस्त्रार पता है आपको, टॉप ऑफ द हेड, और अनाहत हमारा हार्ट चक्रा, होते हुए हमारे हाथों से ट्रांसमिट होने लगेगी। हमारे जो पाम्स हैं, हमारे चक्रा से ऊपर से नीचे तक फ्लो होते हुए अल्टीमेटली हमारे हाथों से वो एनर्जी ट्रांसमिट होने लगेगी। दैट मीन्स हम अपनी बॉडी की एनर्जी को दूसरे किसी पर्सन के डिसीजेस को हील करने के लिए यूज कर पाएंगे। पर पहले अट्यूनमेंट करवाना पड़ेगा रेकी मास्टर से। अट्यूनमेंट के साथ ही व्यक्ति सर्वव्यापी प्राण शक्ति के स्रोत के साथ जुड़ जाता है। क्या फर्क आता है, हमारे अंदर तो एनर्जी है ऑलरेडी, अगर हम अट्यूनमेंट ना करवाए रेकी मास्टर से तो भी हमारे अंदर एनर्जी तो है। वो कोई हमको बाहर से एनर्जी नहीं देते, जो रेकी मास्टर्स होते हैं वो हमको कनेक्ट करना सिखाते हैं। वो जो एक एक सर्वव्यापी जो है एनर्जी, मतलब एक ब्रह्मांड में जो शक्ति है ना, ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसको हमारे साथ अलाइन करवा देते हैं, जिससे कि हमको जितनी चाहिए हम उतनी एनर्जी वहां से ले सकें और दूसरों को हील कर सकें। तो क्या होगा, वो जो प्राण शक्ति है उसका जो सोर्स है उसके साथ हम अलाइन हो जाते हैं, और जितना चाहे एनर्जी हम वहां से यूज करके दूसरों को और अपने आप के डिसीजेस को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा, जिसकी यही एनर्जी जिसकी बात हो रही है, उसको ही संस्कृत में प्राण ऊर्जा बोला जाता है। प्राण एनर्जी इतनी ज्यादा फ्लो होने लगती है कि चाहे अपने डिसीजेस ठीक कर लीजिए, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, चाहे दूसरों के ठीक कीजिए, बट पहले अट्यूनमेंट इज कंपलसरी। और धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में इंक्रीज भी होने लगेगी।
The attunements are very precise and can only be transmitted by a reiki master. मतलब attunement हर कोई नहीं कर सकता है. वो reiki master जितने वो कला, जिसने वो विद्या पहले सीखी हुई है, प्रॉपर गुरु के थ्रू आप अट्यूनमेंट करवा सकते हैं. हु हैज़ बीन ट्रेन्ड इन डॉक्टर उसूइस मेथड. जो डॉक्टर उसूई के मेथड के थ्रू जो ट्रेंड हो, उनसे अट्यूनमेंट करवा के हम इस विद्या को सीख सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं. स्टूडेंट, अब जो अट्यूनमेंट होती है मतलब हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी का प्रवाह वो करवाता है. तो इस दौरान मतलब जब हम ये करवा रहे होते हैं अट्यूनमेंट अट्यूनमेंट, उस दौरान हर किसी को अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है. मैंने अगर अट्यूनमेंट करवाया, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा डिफरेंट हो. शुभांगी जी ने करवाया, उनको कुछ और फ़ील हुआ. तनुजा जी ने करवाया, उनको कुछ और ही फ़ील हुआ. तो ऐसे अलग-अलग पर्सन के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं. किसी को उस टाइम पे कोई लाइट फ़ील हुई, उन्होंने एक्सपीरियंस किया एक डिवाइन लाइट. किसी ने एक्सपीरियंस किया जो कोई इष्ट देवता को मानते हो, आपने उनको देखा उस वक़्त. किसी ने उस टाइम अलग-अलग कलर्स देखे, इंद्रधनुष के रेनबो वाले कलर्स देखे. तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा, आपका या किसी थर्ड पर्सन का या हमारे जो रेकी मास्टर है, उन्होंने जब अट्यूनमेंट करवाया हो, हमारे एक्सपीरियंस सेम हो. हमारे एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो सकते हैं. और अ, किसी को अपने प्रीवियस बर्थ की कोई इंसिडेंट दिख जाता है उस टाइम पे. बट इन सब में एक कॉमन जो चीज़ होती है वो ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा भी हो, बट वो बहुत सुखदायी, बहुत रिलैक्स फील करवाने वाला होता है. आपको बड़ी उस टाइम आप बड़े शांत और रिलैक्स होते हो. जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है वो खुशी देने वाला होता है. ऐसा कोई डरावना एक्सपीरियंस नहीं होता, चाहे वो एक्सपीरियंस कोई भी हो. तो इस तरह के अलग-अलग एक्सपीरियंस अट्यूनमेंट के टाइम पे एक्सपीरियंस किए जाते हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट अ, एक जो रोल है अट्यूनमेंट का है रेकी में, क्योंकि इसके बिना रेकी नहीं हो सकता. तो इनके जो लेवल्स हैं अट्यूनमेंट के, वो किस तरीके से होते हैं और कैसे-कैसे दिए जाते हैं, वो तो 3 टाइप के हैं. फर्स्ट डिग्री ऑफ अट्यूनमेंट, सेकंड डिग्री एंड द थर्ड डिग्री. यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज़ कर दीजिए. ठीक है. हुँ. तो फर्स्ट डिग्री जो अट्यूनमेंट है, तो रेखी अट्यूनमेंट के बाद स्टूडेंट्स की मतलब सिंपली जब फर्स्ट डिग्री अट्यूनमेंट दिया जाता है, तो सिंपली बहुत सारे चीज़ें जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एक्सपीरियंस होगा वो टोटली डिफरेंट हो सकता है. बट जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट डिग्री के टाइम पे हाथों में गर्माहट सी फील होती है. दोनों हाथों से एनर्जी फील होने लगती है, दोनों पाम्स के सेंटर में, फिंगर्स में. दो अब एक डिवाइन एनर्जी की फीलिंग हमको आती है उस टाइम पे. और जिसको आसानी से फ़ील किया जा सकता है, ऐसी एक डिवाइन एनर्जी दोनों हाथों में और एक गर्माहट फ़ील होगी. अट्यूनमेंट्स अफेक्ट्स ईच पर्सन डिफरेंटली. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अट्यूनमेंट्स अफेक्ट्स ईच पर्सन डिफरेंटली, डिपेंड्स ऑन योर वाइब्रेशंस लेवल. कैसे डिपेंड करेगा? अगर आप पहले से कुछ ऐसी चीज़ें करते आ रहे हो, आपको कुछ हैबिचुअल हो, आप मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, योग, योग आसन, ये इस तरह की चीज़ों को, या आप एकांत में रहने के पहले से हैबिचुअल हो, आप काफ़ी पॉज़िटिव आपका एटीट्यूड होता है हर चीज़ को लेके. अगर आप इस तरह के हो पहले से, तो आप कुछ शायद ज़्यादा फ़ील कर सकते हो बाकी पर्सन से. पहले ही फर्स्ट डिग्री में ही शायद आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए दूसरे लोगों से ज़्यादा. अगर आप हैबिचुअल हैं, बहुत सारी मतलब आपका कहने का मतलब है आपका वाइब्रेशंस का जो लेवल है, अगर वो ऑलरेडी हाई है, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अ, चेंजेस अपने आप में फ़ील कर पाएँगे. लेकिन अगर वाइब्रेशंस का लेवल जो है वो थोड़ा लोअर है, तो उनके एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकते हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग नहीं भी आ सकती. किसी-किसी को कुछ भी फ़ील नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अट्यूनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ. अट्यूनमेंट्स होते हैं, बट उनको फ़ील नहीं हो पाया, ऐसे माना जाता है. First degree attunements are focused mainly on opening up the physical body so that it can accept greater quantities of life force energy. मतलब उनको फील तो नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो प्राण की शक्ति है, वो तो उनके रेकी मास्टर ने उनको उनके अंदर प्रवाहित करवा दी अपने प्रोसेस के थ्रू. सिर्फ उनको फील नहीं हो पाया क्योंकि उनका अवेयरनेस का लेवल उतना हाई नहीं था कि वो इतनी सटल चीज़ों को
एक्सपीरियंस कर पाएँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट डिग्री का अट्यूनमेंट है, इसमें हमारे चक्रास को काफ़ी कुछ उनकी जो एनर्जी है, उनको अलाइन किया जाता है और काफ़ी उनके फिज़िकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फर्स्ट डिग्री में। उसके बाद सेकंड डिग्री अट्यूनमेंट प्रोवाइड अ क्वांटम लीप इन वाइब्रेशंस लेवल। क्वांटम लीप मतलब एक एक अलग सा एक परिवर्तन, एक चेंज फील होता है सेकंड डिग्री में। एकदम अलग सा और एकदम सडन चेंज फील होता है सेकंड डिग्री में। यहाँ पे 3 सिंबल सिखाए जाते हैं टू बी यूज्ड फॉर सेंडिंग एब्सेंटी हीलिंग्स। यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेकंड वाले में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो पर्सन आपके सामने नहीं है, मतलब एब्सेंटी हीलिंग मतलब जो पर्सन आपके सामने नहीं है, उसको भी हील करना सेकंड डिग्री अट्यूनमेंट में सिखाया जाता है। इस सेकंड डिग्री अट्यूनमेंट से थर्ड आई चक्रा अफेक्ट होता है। थर्ड आई चक्रा हमको पता है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में है, वो अफेक्ट होता है सेकंड डिग्री अट्यूनमेंट से। और थर्ड आई चक्रा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंट्यूशंस के लिए, है ना? एज वी ऑलरेडी नो, अगर हमारे इंट्यूशंस, किसी किसी को आपने सुना होगा कि उनको पहले से कुछ कोई जो घटना या इंसिडेंट होने वाला है, उसका आभास उन्हें पहले से हो जाता है कि अरे मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आज मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक पहले ही बता दिया कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे होगा, और उनकी बात कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद सच हो जाती है और बार-बार ऐसे होता है। तो इसका मतलब उनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। हाँ, तो उनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स उनका आज्ञा चक्र है जो वो काफ़ी एक्टिवेटेड है, ऐसा हम मानेंगे। तो इस एक्टिवेशन को जनरेट किया जाता है सेकंड डिग्री में, जिससे कि उनका अवेयरनेस का लेवल हाई हो। और इस दौरान लोग अपने चक्रों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अनुभव करते हैं। जो एनर्जी के सेंटर्स हैं, हमारे चक्रास पे भी डिस्कशन करेंगे कि चक्रास कहाँ-कहाँ हैं, कैसे काम करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेकंड डिग्री में चक्रास पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ़ील होने लगती है। फर्स्ट डिग्री में फिज़िकल लेवल पे होता है कि फिज़िकली बॉडी अच्छा एक फ़ीलिंग आती है, हाथों में गर्माहट फ़ील होती है। सेकंड डिग्री में चक्रास पे काफ़ी इफ़ेक्टिव पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स फ़ील होते हैं और काफ़ी एनर्जी फ़ील होती है उन चक्रास पे। अब आएगा थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री अट्यूनमेंट। दिस अट्यूनमेंट अगेन amplifies the vibration level and the person may be used to help others to empower them. थर्ड वाला जो है वो फिर से वाइब्रेशंस के लेवल को और हायर लेवल पे ले जाता है। मतलब वाइब्रेशंस मतलब एक ऐसी शक्ति होती है, अ, उसके थ्रू वो दूसरों को भी हील कर सकता है। थर्ड डिग्री अट्यूनमेंट के बाद अपने आप को तो करेगा ही, क्योंकि उनकी बॉडी में अब इतनी ज़्यादा एनर्जी, लाइफ फोर्स, प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है कि वो दूसरों को भी अब उनके डिसीज़ में हेल्प कर सकते हैं, हील करने में। अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियों का प्रयोग अब दूसरों को सशक्त बनाने के लिए वो कर सकता है। और जो एक बार जिसके अंदर अट्यूनमेंट का प्रोसेस हो गया, ज़रूरी नहीं है कि जब दूसरों को हील करे तो वो एग्ज़ॉस्ट फ़ील करे, क्योंकि वो अपनी बॉडी की एनर्जी नहीं दे रहा है, उसको सशक्त बना रहा है, मतलब उसकी बॉडी की एनर्जी यूज़ करना उसको सिखा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। बॉडी में एनर्जी सभी के है, हम उस जो सुप्रीम एक सोर्स है एनर्जी का, वहाँ से अपने आप को कनेक्ट करना सिखा रहे हैं कि जितनी चाहिए एनर्जी ले लो और उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ कर लो, तो दूसरों को सशक्त बना सकता है थर्ड डिग्री के बाद में। रेकी के अट्यूनमेंट प्रोसेस के थ्रू हमारा अवेयरनेस इंक्रीज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना हमारे अंदर आती है कि मतलब हमको पता चलता है थर्ड डिग्री के बाद में कि कितना बड़ा सोर्स है हम एनर्जी का, और हम एनर्जी के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू रेकी। तो ये हुए 3 अट्यूनमेंट के प्रोसेस। अब रेकी और अट्यूनमेंट के द्वारा हम किन चीज़ों को फिक्स करते हैं? पहला तो हमारा चक्रा और दूसरा हमारा ऑरा। ऑरा और चक्रास को हम फिक्स करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, जिससे कि बॉडी के सारे डिसीज़ेज़ ठीक हो जाएँ, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो या इमोशनली हो। तो पहले ऑरा को समझ लेते हैं, क्योंकि रेकी काम करता है ऑरा पे और चक्रास पे। तो पहले हम ऑरा को समझ लेंगे। ऑरा क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने अट्यूनमेंट की बात की, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री अट्यूनमेंट है, उसके बाद
अट्यूनमेंट करवाने के बाद मतलब रेकी मास्टर से अट्यूनमेंट आपने करवा लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला। उसके बाद हमारा क्या रूल है, हमको वो 3 हफ्ते तक खुद को रेकी देनी होती है, जिससे कि बॉडी में वो जो एनर्जी का फ्लो उन्होंने करवाया वो वैसे ही होते रहे, एक प्रॉपर रेगुलेट होते रहे। तो 3 हफ्ते तक खुद को रेकी देनी होती है, जिसमें कि 3 हफ्ते के अंदर जिससे 3 हफ्ते के अंदर 3 वीक्स के अंदर आपकी बॉडी में जितने भी डिसीज छुपे हुए हैं इंटरनल, वो सब बाहर आ जाएं और वो सब रिमूव हो जाए आपकी बॉडी से। रेकी देते देते आपके अंदर छुपे हुए सारे डिसीजेज रिमूव हो जाएंगे। तो 3 हफ्ते तक रेकी देना होता है खुद को अट्यूनमेंट करवाने के बाद। और कई लोगों को 3 वीक में अपने अंदर कई सारे डिसीजेज से छुटकारा मिला है, ऐसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसे ऑब्जर्व किया गया और ऐसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आएंगे ऑरा पे, जिसपे कि रेकी दो चीजों पे काम करती है। रेकी बॉडी को हील करती है, पर कैसे, वो ऑरा पे इम्पैक्ट डालेगी और चक्रास पे। तो पहले ऑरा समझ लेते हैं कि ऑरा क्या है। ऑरा कुछ इस तरह का होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि काफी एक लाइट चारों तरफ बॉडी के और अंदर भी एक लाइट, ऐसा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ हमको नजर आ रहा है इस पर्सन के। तो इस तरह की कोई चीज होती है ऑरा। लैटिन वर्ड है ऑरा। ऑरा मतलब शरीर के चारों ओर ऊर्जा से भरा हुआ एक ढाल। ढाल मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट जो चीज करती है उसको बोलते हैं हम ढाल। तो एनर्जी से बना हुआ है, मतलब एनर्जी हमको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे कोई शील्ड नहीं बनी हुई, शील्ड बनी है बट एनर्जी से बनी हुई। तो शरीर के चारों तरफ ऊर्जा या एनर्जी से बना भरा हुआ एक ढाल। और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के चारों तरफ होती है। आप देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमको बॉडी के चारों तरफ दिख रही है, और इसको एनर्जी फील्ड भी बोला जा सकता है। अ, अब आई बात कि ऐसा होता है, बट दिखने में कैसा होता है हमको तो ऐसे नजर नहीं आता। आपने देखा होगा, हम भगवान की वो लाते हैं, फोटोज वगैरह लाते हैं, उसमें जनरली आपने उसके पीछे चक्र एक देखा होगा कई बार। वो चक्र उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। वहां पे वो रिप्रेजेंट करता है कि उनके चारों तरफ का जो आभा मंडल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे चारों तरफ भी वही है। बट हमारा मूड जब खराब होता है, हम जब टेंशन, डिप्रेशन, हम जब स्ट्रेस में होते हैं, हम जब गुस्से में होते हैं, हम जब बहुत चिंता करते हैं, तो हमारा ऑरा डाउन हो जाता है और हमारा ऑरा इफेक्टिव नहीं रहता, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब व्यक्ति का मूड, इमोशंस, उसके आधार पर ऑरा का कलर भी चेंज होता है। जिसमें आपको ऑरा में काफी सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। तो हमारा ऑरा का कलर एक जैसा नहीं रहता, उसका शेप भी एक जैसा नहीं रहता, उसका साइज भी एक जैसा नहीं रहता। वो कैसे कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे हमारा मूड चेंज होगा, जैसे जैसे हमारा माइंडसेट चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा ऑरा का कलर, शेप, साइज सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हम बहुत खुश हैं, एकदम उत्साह से, जोश से भरे हुए हैं, तो हमारा ऑरा कुछ अलग होगा। और अगर हम टेंशन में हैं, हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हम गुस्से में रहते हैं हरदम, तो हमारा ऑरा वीक होगा और उसका कलर, शेप, साइज सब कुछ डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से ऑरा को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एक्सटर्नल ऑरा, जैसे आपको बॉडी के चारों तरफ नजर आ रहा है, ऊपर वाला जो ब्लू, येलोइश, ऑरेंजिश है। और दूसरा एक ऑरा जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में है, अंदर में भी आपको चक्रास के आसपास कुछ लाइट दिख रही है, तो एक इंटरनल ऑरा। अब जो एक्सटर्नल ऑरा है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब बॉडी के बाहर जो होता है। जो नॉर्मल पर्सन है, एक एवरेज पर्सन, उनके आसपास 10 से 15 फीट तक का ऑरा होता है। उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सोचिए 10 से 15 फीट तक होता है उनके। और अगर उसमें कोई पर्सन अच्छा हेल्दी और फिट है, मतलब हेल्दी और फिट से साधारण मतलब ऐसा बोला गया, एक जो एवरेज लोग होते हैं, उस हेल्दी और फिट जो थोड़ा अवेयरनेस के साथ अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे, अपने एक्सरसाइज पे, खुश रहने पे हर तरीके से ध्यान देता है, मतलब मेंटली और फिजिकली जो फिट है, वो पर्सन का ऑरा उनसे थोड़ा ज्यादा बड़ा, मतलब 15 से 30 फीट तक का होता है, ऐसा माना जाता है। मतलब और दूर तक उनकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट आता है, 15 से 30 फीट तक। उसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ध्यान, मेडिटेशन और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों से जो कनेक्टेड है, उनका ऑरा काम करता है 50 किलोमीटर तक। और ऐसे महात्मा बुद्ध, और जैसे हमने बात की महावीर की, जैसे महात्मा जो होते हैं, जो एक संत,
नहीं, ऑरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के आसपास, इसको स्पिरिट नहीं, ये हमारे बॉडी के आसपास, जो मेरे आसपास नजर नहीं आ रहा है, बट मेरी बॉडी पे वो काम कर रहा है। कैसे? अब उस चीज से समझ लीजिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आप किसी फंक्शन में गए, आप किसी पार्टी या फंक्शन में गए, तो कोई पर्सन ऐसा होता है जो आपसे काफी दूर है, लेकिन आप उसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको उनसे बात करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत इफेक्टिव है। आपने उनकी बातें नहीं सुनी, आप उनको जानते भी नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है वो पर्सन बहुत इफेक्टिव है, वो पर्सन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, तो मेरे को उनसे बात करनी चाहिए। वो काफ़ी मतलब आप उनकी पर्सनैलिटी से ही इम्प्रेस हो जाते हो। ऐसे साधु महात्मा या कोई पहुँचे हुए व्यक्ति जब हमारे बीच में आता है, तो हमको ऐसी वाली फीलिंग आती है। हमको मन करता है हम उनकी 2 बातें सुनें। वो जो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो इतना अच्छा बताते हैं कि हम उनको देखते ही रहते हैं, उनकी बातें सुनते ही रहते हैं। हालाँकि हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कई बार स्पिरिचुअल चीज़ों में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बट जब वो बताते हैं तो हम एकदम हिप्नोटाइज़ होके उनको सुनते रहते हैं। तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट उनके ऑरा का होता है। मतलब उनके चारों तरफ, स्पिरिट नहीं, उनकी बॉडी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, चुंबक, मैग्नेट कैसे काम करता है? अपने आसपास उससे चीज़ों को अपने आसपास खींचने की कोशिश करता है मैग्नेट की वजह से, वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिज़्म होता है, जो अपने आसपास लोगों को जमा कर लेता है। कैसे उनके पास आसपास भीड़ लग जाती है लोगों की। उनका ऑरा बहुत प्यूरिफाई होता है, उनका ऑरा बहुत प्योर होता है, और उनका ऑरा बहुत इफ़ेक्टिव, मतलब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो मेरे आसपास है बट आपको अभी नहीं दिख रही है, ऐसा इस पिक्चर में शो किया गया है कि इस तरीके से होती है वो फील्ड। तो जैसे बताया, जो पहुँचे हुए संत, जैसे कि बुद्ध या हम महावीर या इन लोग का एग्ज़ाम्पल अगर लें, तो इनका 300 किलोमीटर्स तक इनका ऑरा काम करता है। और अब रही बात इंटरनल ऑरा की, अंदर, अंदर जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनका 4 से 6 इंच का ऑरा होता है, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की स्थिति को बताता है। तो अब बात क्यों की जा रही है ऑरा की? हमारा ऑरा जितना अच्छा होगा, उतने हम हैप्पी और हेल्दी होंगे, तभी और अच्छा होगा। तो इसको प्यूरिफाई करने पे काम किया जाता है रेकी में। तो रेकी में इंटरनल ऑरा पे काम किया जाता है। इंटरनल ऑरा जैसे आपको बताया कि अंदर के ऑर्गन्स के में होता है। तो इंटरनल ऑरा पे जब काम करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे, तो हमारे अंदर के छिपे हुए डिसीजेस हमको पता चलेगा। तो रेकी के थ्रू हम अपने इंटरनल डिसीजेस को डायग्नोसिस कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए इंटरनल ऑरा पे काम किया जाता है और एक्सटर्नल ऑरा उसी के अकॉर्डिंग अपना बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑरा को प्यूरिफाई करने के लिए या ऑरा को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रेकी में काफ़ी सारे टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। और हाथों में, रेकी में क्या करते हैं, हाथों की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कई बार इनको ऐसे हाथों को घर्षण, मतलब ऐसे रब किया जाता है और हीट जनरेट की जाती है। हम नॉर्मली योगा आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम जो करते हैं ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक कई बार किया जाता है, जिससे कि एक एनर्जी जनरेट हो सके और उसको ऐसे फ़ील किया जाता है इस तरीके से। हमको जब हम बार-बार बहुत अच्छे से करेंगे, तो जब हम दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिज़्म को फ़ील करेंगे, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर हमको फ़ील होगा दोनों हाथों के बीच में। इस तरीके से उस एनर्जी को फ़ील किया जाता है। ये हुआ ऑरा पे काम। और जस्ट अ मिनट। अब दूसरी चीज़, ऑरा पे वर्क करते हैं। ऑरा पे वर्क करके डिसीज़ को ठीक करना। डिसीज़ को चक्रा पे वर्क करके भी डिसीज़ेज़ को ठीक किया जाता है। चक्रा क्या होता है? चक्रा आप सभी को पता है कि चक्रास हमारी बॉडी में एनर्जी के सेंटर्स हैं, जिनको चक्रा वर्ड जो है वो हमारे संस्कृत का वर्ड है। चक्र मतलब जहाँ पे एनर्जी के बंडल्स हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी है, बट सिर्फ और सिर्फ हमको उसको एक्टिवेट करना है। तो रेकी के थ्रू इन चक्रा को बैलेंस एंड एक्टिवेट किया जाता है। इसमें अपने चक्रास को साथ ही साथ हम दूसरे के चक्रा को बैलेंस भी कर सकते हैं। प्रत्येक हर एक चक्र जो होता है उस पे 3 मिनट तक के लिए, मतलब एक जस्ट मैं बेसिक जो होता है वो बता रही हूँ। आपको रेकी सीखना है तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनर के पास जाके, मास्टर के पास जाके सीखना है। हम उसका बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि हमको पता चले कि रेकी में काम कैसे होता है।
तो अगर हमको डिसीज़ेज़ को ठीक करना है चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू, तो रेकी में क्या किया जा जाता है, चक्रास पे जो हमारे बॉडी में ये चक्रास होते हैं, आप सभी को पता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो चक्रास होते हैं, इनको अगर बैलेंस करना है, बैलेंस किया तो हमारे क्या होंगे, इनसे जुड़े हुए डिसीज़ेज़ हमारे ठीक होंगे। तो क्या करना पड़ता है, पहले चक्र को बैलेंस करना होता है। हम खुद के और दूसरों के दोनों के कर सकते हैं। तो प्रत्येक चक्र पे 3 मिनट के लिए हथेलियों को रख के मूलाधार तक लाते हैं। हर एक चक्र पे हाथ रखा और फिर उसको मूलाधार तक लाए, मतलब रूट चक्र तक, और फिर ऊपर आते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं और इसी तरह उनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। मतलब उन हाथों में जिनमें हमने एनर्जी अभी जनरेट किया था, उनसे टच करके पहले हाथों की एनर्जी जनरेट करते हैं, जो हमने बस प्रोसेस पढ़ लिया कि किस तरीके से मास्टर के थ्रू हम एनर्जी को जनरेट करवाते हैं। उसके बाद हम चक्रा को, अपने चक्रा एंड देन दूसरों के चक्रा को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और सहस्त्रार जो होता है हमारा ऊपर वाला चक्र, उस पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ अन्य दूसरे जो चक्र हैं पूरे मूलाधार से लेके हमारा आज्ञा चक्र तक, अगर वो एक्टिवेट हो गए, अगर हमने उनको एक्टिवेट कर लिया, उनको बैलेंस कर लिया, तो हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमको सहस्त्रार को एक्टिवेट नहीं करना होता, वो अपने आप एक्टिवेटेड हो जाता है बाकी चक्र के एक्टिवेट होने के बाद। तो चक्र के बैलेंस होने से क्या होता है, शरीर में हॉर्मोन्स का लेवल बैलेंस हो जाता है, आपकी बॉडी में प्रॉपर हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। आपको पता है, हॉर्मोन्स प्रॉपर रिलीज होंगे तो बीमारियां, जो हार्मोनल डिसीजेज हैं, वो अपने आप करेक्ट होंगे। हम हैप्पी रहेंगे, हैप्पी हार्मोन रिलीज होने से। रेकी शुड बी गिवन टू बैलेंस दीज चक्रास एंड गेट टू रिड ऑफ दीज डिसीजेस। मतलब रेकी किन के लिए दिया जाता है, इन चक्रों को बैलेंस करने के लिए, और इन चक्र के बैलेंस होने के बाद इन चक्र से जुड़े हुए डिसीजेस को ठीक करने के लिए। अब हमने चक्र तो बैलेंस कर लिए, हमको ये तो पता होना चाहिए कौन से चक्र के ब्लॉक होने की वजह से डिसीज हुई है। ठीक है, तो अगर हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं तो कौन कौन से डिसीजेस ठीक होते हैं। मूलाधार मतलब हमारे स्पाइन के सबसे बेस में, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा स्पाइन स्टार्ट होता है, आप सभी को पता होगा, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र है, ये वाला। यहाँ पे पोजीशन देखिए और हम डिसीजेस को डिस्कस कर लेंगे। मूलाधार मतलब सी से सबसे नीचे, बॉडी के रूट में, रीढ़ की हड्डी के स्टार्टिंग में। तो अर्थराइटिस, ब्लड के डिसऑर्डर्स, कैंसर, एलर्जी, वीकनेस, इनसिक्योरिटी और वीक बोन्स, ये सब कुछ ठीक होता है हमारे मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से, जो कि हम रेकी के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा है हमारा स्वादिष्टान चक्र, स्लाइटली बिलो द नेवल, नेवल रीजन से थोड़ा सा नीचे। इस चक्र को अगर हम बैलेंस करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स एंड, मतलब हमारे सेक्स एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स, सेक्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो, और साथ में यूरिनरी डिसऑर्डर्स, सब इससे करेक्ट हो सकते हैं अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो, एक्टिवेटेड हो। उसके बाद तीसरा चक्र, जो हमने तरीका बताया कि चक्रास को टच करके उनको किस तरीके से उनके ऊपर स्पेसिफिक टाइम के लिए हाथ रख के उस चक्र को बैलेंस किया जाता है एनर्जी के थ्रू, की एनर्जी के थ्रू। तीसरा है मणिपुर चक्र, अबव द नेवल, नेवल रीजन से थोड़ा ऊपर, और बैक और फ्रंट दोनों साइड में। ये इस चक्रों को बैलेंस करने से और डायबिटीज, पैनक्रियास से रिलेटेड दूसरे डिसऑर्डर्स, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सब डिसीजेस हमारे मणिपुर चक्र को बैलेंस करने से ठीक होते हैं। और ज़्यादा गुस्सा जब आता है, मैंने जैसे बताया था कि इसमें रेकी में प्रिंसिपल में ही बोला गया है, ज़्यादा गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब से हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और हम रेकी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। इसलिए क्या होगा, तो उसके लिए, उससे हमारे चक्रास भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमको हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करके रेकी करनी होती है और अपनी आदत, हैबिट कर लेनी होती है कि हम हर चीज़ के लिए बहुत खुश हैं, थैंकफुल हैं। ऐसे ही रेकी का प्रिंसिपल ही वही है। उसके बाद आया अनाहत चक्र। अनाहत चक्र,
अनाहत चक्र मतलब हमारा हार्ट रीजन। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक, और उसके अलावा अस्थमा, बीपी, ये सब डिसीजेज हम ठीक कर सकते हैं अनाहत चक्र को बैलेंस करके। टीबी, टीबी भी है इसमें। उसके बाद आया हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट में जो है हमारे थ्रोट रीजन में। तो यहाँ पे टॉन्सिल्स, थायराइड, वीक कम्युनिकेशन, जिनको एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है, जिनका कम्युनिकेशन लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे हम किसी से बात करते हैं ना तो हमको एक इनसिक्योर, हमको एक कॉन्फिडेंस फील नहीं होता जब हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड हो। तो वो, उसके अलावा टॉन्सिल्स, थायराइड, ये सब डिसीजेस को हम ठीक कर सकते हैं विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट बैलेंस करके। उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र, जो कि हमारे आईब्रोज के सेंटर में है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं और अपनी आँख और नाक से रिलेटेड साथ में डिसीजेस को भी ठीक कर सकते हैं और हमारे इंट्यूशंस लेवल को हायर लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारे इंट्यूशंस स्ट्रांग हो। वी कैन सी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। दो आंखें हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही देख पाती हैं, लेकिन जब हमारा इंट्यूशंस का लेवल हाई हो जाता है तो हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देख पाते हैं जो किसी को नज़र नहीं आ रही है बट हमको नज़र आती है। कुछ जो होने वाला है इन फ्यूचर वो हमको दिखाई देना इज इंट्यूशन। तो फिर इस तरीके से आज्ञा चक्र, और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए इस चक्र को बैलेंस किया जाता है। मानसिक बीमारियों के लिए सहस्त्रार चक्र को बैलेंस किया जाता है, और उसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो इस तरह से हम अपने चक्रास और अपने ऑरा पे वर्क करके अपनी बॉडी पे सारे टाइप के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिसीजेस को रेकी के थ्रू क्योर कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी बात, है ना? हम अपने आप को, दूसरों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा रेकी में बताया गया है कि रेकी को निर्जीव चीज़ें जो हैं, जो इनएनिमेट सब्सटेंसेस, उनको भी हम रेकी दे सकते हैं, उनमें भी कुछ पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो उसका क्या प्रिंसिपल है? जस्ट अ मिनट। इसके अलावा एक चीज़, पहले इनएनिमेट के पहले हम हमारा पढ़ लेते हैं। ह्यूमंस के लिए क्या तरीका बताया उन्होंने कि जो पेशेंट होता है, जब कभी भी पेशेंट को, जैसे जैसे हमने पढ़ा चक्र और चक्रों के अलावा ऑरा, ऑरा पे काम करके हम किसी को ठीक करते हैं। फिर जब हम ट्रीटमेंट देने जाते हैं किसी को, रेकी मास्टर जब ट्रीटमेंट देता है किसी पेशेंट को, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है? पहले क्या करता है, वो बाहर के एक्सटर्नल जो ऑरा है उसको चेक करता है। पेशेंट के एक्सटर्नल ऑरा को, मतलब बिना टच किए हुए पेशेंट को, वो क्या करेगा, अपनी हथेलियों के सेंटर पे वो ध्यान को केंद्रित करेगा और पेशेंट से कम 2 मीटर की दूरी पे खड़े होके पहले उसके ऑरा को चेक करेगा, उसका ऑरा कैसा है, और धीरे धीरे आगे बढ़कर एक्सटर्नल ऑरा को फील करेगा कि उसका ऑरा किस टाइप का है, उसको क्या फीलिंग्स आ रही है मास्टर को। अगर वहां पे गर्मी, वाइब्रेशन या प्रेशर फील होता है तो वहीं रुकेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथ या फिर अपनी एक हथेली को अफेक्टेड एरिया पे रखकर, जहाँ पे समझिए किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है समझ लीजिए, तो जो अफेक्टेड एरिया है उसे वहाँ पे टच करके या उसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के, वो डिपेंड करता है, रेकी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम एक मास्टर से ही वो सब चीज़ें सीख सकते हैं। उस अफेक्टेड एरिया पे अपना ध्यान केंद्रित करके अपने हाथों से वो एनर्जी उसमें ट्रांसमिट करवाते हैं, और वहाँ पे जो पेन हो रहा है, जो दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, वो किस वजह से हो रही है? टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन किया जाता है इस तरीके से। और फिर क्या करते हैं, जैसे पूरी बॉडी में कोई डिसीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, एक पानी के बर्तन में नमक लेके उस पूरी बॉडी को वो क्लीन करते हैं दूर से ऐसे क्लीन करते हुए, वो पूरी जो नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से उनको वो बीमारी हुई है, उस नेगेटिव एनर्जी को उस पानी के बर्तन में डालते जाते हैं। उस पानी के बर्तन में पूरी बॉडी से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल के उस पानी के बर्तन में डाल देते हैं, और इस तरीके से सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने के बाद उनको पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है, जिससे कि वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाए। और बाद में जो रेकी मास्टर है
वो अपने एल्बो तक अपने दोनों हाथों को अच्छे से वॉश करता है, बिकॉज़ उसके हाथों में नेगेटिव एनर्जी टच हुई है। अगर कभी-कभी पेशेंट को टच करना होता है अफेक्टेड एरिया को, तो क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी उनके हाथों में भी गई। तो इसलिए वो उनको अपने हाथों को एल्बो तक अच्छे से नमक के पानी में या फिर सादे पानी में धो के क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है रेकी में। अब ये तो हुई पेशेंट की बात। अगर किसी इनएनिमेट पर, मतलब कोई ऐसा निर्जीव चीज़ जो होती है, उन पे भी रेकी दी जा सकती है। निर्जीव चीज़ों पे रेकी देने का क्या बेनिफिट है, क्यों ज़रूरत है? साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया दैट ऑल द सब्सटेंस हैव एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स। उन्होंने बताया, साइंटिस्ट ने, कि हर चीज़ जो है ना वो एटम से बनी है, सेल से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है? और मॉलिक्यूल्स और एटम्स का काम होता है हर कंटिन्यूस मूव होते रहना। जैसे कि हम हैं, हम लिविंग हैं, तो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनसे भी हम मिलके बने हैं, वो कंटिन्यूस मूव हो रहे हैं। हम खुद भी मूव हो रहे हैं। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें, जैसे आपका फूड है, आपका ड्रिंक है, पानी है और बाकी चीज़ें, वो तो मूव नहीं होती, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट चल रही है, लेकिन वो उतना ईज़िली दिखाई नहीं देती। कोई ना कोई मूवमेंट है, क्योंकि हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनी है। तो ऐसा कहना है कि अगर हम किसी पत्थर को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो उस वो भी भगवान बन जाता है। होता है ना, हमने माना कि घर के अंदर से कभी हमको मिला, एक पत्थर मिला और ये हमारे यहाँ बहुत साल से है और हम इनको मानते हैं कि नहीं, अ, हमारे लिए बहुत लकी हैं, तो हम तो उनको भगवान के जैसा मानते हैं। तो अगर आपकी भावना वैसी है, अगर आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, तो पत्थर भी एक भगवान है, जबकि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई जान नहीं है। तो ऐसा ही माना गया है किसी भी निर्जीव चीज़ को भी। रेकी का ये सिद्धांत है कि रेकी हैज़ अ डेफिनिट इफ़ेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। निर्जीव चीज़ों पे भी उनके वाइब्रेशन से, रेकी के वाइब्रेशन से उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर हम किसी पत्थर को भी श्रद्धा से, अपने विचारों से, भावनाओं से रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी भगवान बन जाता है। तो वैसे ही चीज़ों को अगर हम रिस्पेक्टफुली देखेंगे और उनको अगर हम तो ऐसे ही कोई चीज़ को हम प्रेम पूर्वक देखेंगे, तो उस चीज़ में भी भगवान बन सकते हैं। तो कैसे, इसका क्या मतलब है रेकी देने का? दैट मीन्स अगर आप कोई खाना खाते हो और आप अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफ़र करके फिर खाओगे, तो वो खाना आपके लिए, बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हों, हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हो सकता है कि उसमें केमिकल्स हों, क्योंकि आजकल सब्जियों में बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं। कोई भी चीज़ उतनी प्योर नहीं है। तो हम चाहें तो उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं अपनी रेकी की एनर्जी के थ्रू। तो ये निर्जीव चीज़ों पे रेकी का इफ़ेक्ट है। रेकी का क्या ज़रूरत है, नीड क्या है? इसलिए है कि हम उनको प्यूरीफाई कर लें। तो क्या होगा, तो अपना भोजन, पेड़-पौधे और जीवन में, लाइफ में जो भी चीज़ें हमको डेली लाइफ में काम आती हैं, उन सब चीज़ों को हम रेकी करके उनको प्यूरीफाई कर सकते हैं और वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं इस तरीके से। मतलब ऐसा प्योर खाना खाएँगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे कि कहना है कि चाय भी अगर हम पी रहे हैं, तो हम उसको इतनी श्रद्धा से, एक भगवान की पूजा के हिसाब से, आराधना की तरह उसको ग्रहण करें, क्योंकि हमारा बॉडी एक टेम्पल है। हमारी बॉडी एक मंदिर है और उसमें जो भी हम डालते हैं वो एक प्रसाद की तरह होना चाहिए। तो उसको खुश होके, एक आनंद से, प्रेम पूर्वक हमने ग्रहण करना चाहिए। तो ये है रेगी का सिद्धांत कि हमको सारी निर्जीव चीज़ों को भी वैसे ही ट्रीट करना है। अब ये सारी बात हो गई। तो अब ये सब चीज़ें हमने सीख ली कि हमारे ऊपर निर्जीव चीज़ों पे रेकी। अब जो रेकी का प्रैक्टिशनर होता है, समझिए मैंने सीखा, आपने सीखा, उनका लाइफ़स्टाइल में कुछ उनको चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो वो क्या-क्या है? उनको उठते ही प्रार्थना करनी होती है, जैसे कि हमको समझ आया कि उनको काफ़ी पॉज़िटिव रहना होता है लाइफ़ के लिए। तो उनको उठते ही प्रार्थना करनी होती है, हे ईश्वर, मेरे दोनों हाथ सौभाग्यशाली हैं, मेरे दोनों हाथ में औषधि के गुण हैं, औषधि युक्त स्पर्श वाले मेरे हाथ हैं। जिनको भी चीज़ों को मैं टच करूँ, वो सब चीज़ें हेल्दी हों, वो सारी चीज़ें डिसीज़ फ्री हों, वो सब चीज़ें प्योर हो जाएँ, प्यूरिफ़ाई हो जाएँ। ऐसे मेरे हाथ पूर्ण शक्ति युक्त मेरे हाथ हैं। इन हाथों से सबके जीवन में प्रेम, सहयोग, स्वास्थ्य और समृद्धि मैं फैला सकूँ। ऐसा प्रेयर करते हुए मॉर्निंग जब भी उठेंगे तो इस तरह की प्रेयर उनको करनी होती है। जो भी ड्रिंक वो लेते हैं उसको आनंदपूर्वक, पूजा की तरह प्रेम पूर्वक पीना, जैसे कि चाय को भी उसी तरीके से।
और उसके अलावा कुछ अच्छी लाइफ़स्टाइल जो हैबिट्स हैं लाइक मॉर्निंग वॉक, सुबह उठ के ठंडी ताज़ी हवा को इन्हेल करना और योगासन करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, इस तरह की चीज़ें जिससे कि वो कनेक्टेड रहें और स्पिरिचुअल जो एनर्जी जिससे वो दूसरों को हील कर रहे हैं, वो उनको कंटिन्यूअस लगातार उसका फ्लो बना रहे। क्योंकि हम कहाँ से यूनिवर्स से ही तो ले रहे हैं, हमारा सोर्स तो वो है एनर्जी का। हमारी बॉडी में एनर्जी है बट एक सोर्स तो वहाँ से हम और लेते जाएँगे। तो उसके लिए हमारी बॉडी को रेडी करके डेली उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस करने होते हैं। तो मेडिटेशन डेली, ओमकार चैंटिंग और अपने बॉडी पार्ट्स की रेकी करनी होती है, अपनी बॉडी को साफ-सुथरा रखना होता है, अपने बॉडी पार्ट्स को डेली रेकी करनी होती है कि मेरे बॉडी पार्ट्स सारे हेल्दी रहें और नाश्ता या खाना जो भी चीज़ें हम इनटेक करेंगे, कंज़्यूम करेंगे, उन सबको रेकी करके, प्यूरिफ़ाई करके, चार्ज करके खाना होता है। चार्ज मतलब उसमें एनर्जी डाल के, एनर्जी के साथ जिससे वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी हों। और जो लेडीज़ हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो खाना बनाते टाइम भी रेकी ऊर्जा से चार्ज करके खाना बनाएँ और फैमिली की, परिवार की अपनी मंगल कामना के साथ खाना बनाएँ। मतलब जो खाना बना रहे हैं उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना जाए, ये सोचते हुए बनाएँ कि ये सारा खाना जो भी है वो प्योर हो और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और बहुत न्यूट्रिएंट्स उनको मिलें इस खाने के बाद में और ये मैंने पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज किया हुआ है। और घर में पॉजिटिव एनर्जी रखने के लिए सुबह-शाम प्रेयर और धूप, अगरबत्ती और जो भी चीज़ें आप मानते हैं, वो सब पॉजिटिव चीज़ें करें जिससे कि रेकी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सके। ये है हमारा रेकी।